दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9वां समन जारी कर शराब नीति मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। साथ ही ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी उन्हें समन जारी किया है, जिसमें 18 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के इन दोनों समन पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई और मोदी सरकार पर विवादित बयान दे दिया। बिल्कुल साफ हो गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के गुंडे हैं। वो सिर्फ मोदी जी के विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अब मोदी जी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से, अपने इस गुंडे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। वहीं जल बोर्ड के समन को आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्लान बताया। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी जल बोर्ड में नियमों को ताक पर रखकर टेंडर देने के मामले की जांच कर रही है, जिस पर केजरीवाल को समन जारी किया गया है। आतिशी के केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर दिए विवादित बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल की सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया और दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जांच से बचने के लिए समन से भाग रहे हैं। मैं आतिशी जी को कहना चाहता हूं कि आपके दो मंत्री जेल में हैं, क्या बेल मिल रही है? वही शराब घोटाला है और उसी केस में अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, वो समन से भाग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बेबुनियाद बातें करते हुए। बीजेपी ने आतिशी के गिरफ्तारी के प्लान वाले बयान पर भी उन्हें घेरा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो इंसानों का पानी पी गया और आतिशी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं घोटाला क्या हुआ है। लग जाएगा पता जब ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश होना होगा और जब करोड़ों रुपए के तुम्हारे कागज तुम्हारे सामने रखे जाएंगे तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बड़ों को भी इस घोटाले का पता चल जाएगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए केजरीवाल उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही माथापच्ची अब भी खत्म नहीं हुई है। बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है और मामला इतना गंभीर हो गया है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल सीपीआई-एमएल ने सहयोगी पार्टी आरजेडी को ही धमकी दे दी है। सीपीआई-एमएल ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों के लिए जल्द बंटवारे की मांग की। साथ ही सीटों को लेकर तालमेल न बिठा पाने पर चिंता जाहिर की। यही नहीं, सीपीआई-एमएल ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, जबकि सीपीआई ने भी 1 की जगह 3 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। सीपीआई ने बांका, बेगूसराय और मधुबनी सीट से लड़ने का फैसला किया, जबकि सूत्रों के मुताबिक बिहार में इंडिया गठबंधन ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है और सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले के तहत आरजेडी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, सीपीआई-एमएल को 2 और 1 सीट सीपीआई को दी जाएगी, जबकि जनाधार के अभाव में सीपीएम को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो शायद यही वजह है कि लेफ्ट पार्टियां आग बबूला हो गई हैं और वो अपने ही गठबंधन सहयोगियों को धमकाने लगी हैं। महाराष्ट्र और बिहार के मौजूदा हालात बीजेपी के मिशन 400 प्लस की राह में रोड़ा अटकाते नजर आ रहे हैं। दोनों राज्यों की कुल 88 सीटों पर एनडीए में सीट बंटवारे का मामला अब भी फंसा हुआ है। बिहार और महाराष्ट्र के क्षत्रपों के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की डिमांड से सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है। बात करें बिहार की तो यहाँ चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जारी साख की लड़ाई एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए में बिहार की 40 सीटों में जेडीयू को 16 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चिराग पासवान की एलजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। लेकिन इस फॉर्मूले को न सिर्फ पशुपति पारस खारिज कर रहे हैं, बल्कि इससे उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं न कहीं नाराज बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन गई है कि बीजेपी अपने बारे में सोचने के बजाय साथियों की समस्या सुलझाने में ही उलझ कर रह गई है, जबकि नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस तो बीजेपी को धमकी दे रहे हैं। पशुपति पारस एनडीए का दामन छोड़ने का इशारा कर चुके हैं। वो इशारों में कह चुके हैं कि अगर उनकी जगह चिराग को ज्यादा सीटें मिली तो वो एनडीए का साथ छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम।
हालांकि पशुपति पारस अपनी ही पार्टी में टूट की चिंता से भी परेशान हैं। दरअसल उन्होंने अपनी पार्टी की शीर्ष कमेटी की दिल्ली में बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में उनके 2 सांसद नहीं पहुंचे। जो 2 सांसद पारस की बैठक से नदारद रहे, उनके चिराग पासवान के खेमे में चले जाने की चर्चा है। आपको बता दें कि पारस समेत 5 सांसद उनकी पार्टी में हैं, लेकिन जब पारस ही राजनीतिक वनवास काटने को मजबूर हो जाएंगे तो उनकी पार्टी बिखर जाएगी। यही वजह है कि पारस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। बिहार की तरह महाराष्ट्र में एनडीए सीट बंटवारे के मुद्दे पर उलझी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से दावा किया गया है कि गठबंधन ने करीब 80% सीटों पर मामला सुलझा लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि बाकी 20% सीटों पर बात कब बनेगी। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच अब तक जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 32 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीटें और एनसीपी अजित पवार गुट को 4 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इस फॉर्मूले पर शिवसेना और एनसीपी अजित गुट पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये दोनों ही ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना 13 और एनसीपी अजित पवार गुट 6 सीटें मांग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को 29 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। लिहाजा बीजेपी नेताओं को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा है। यही नहीं, महाराष्ट्र की 48 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। इस वजह से भी सीट शेयरिंग पर मुहर नहीं लग पा रही, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ेगा। एक दिन पहले राजनीतिक दलों को दी गई चुनाव आयोग की नसीहत पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की नसीहतों को प्रवचन करार दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। एक संवैधानिक संस्था है। जयराम रमेश ने यहां तक दावा किया कि चुनाव आयोग विपक्ष की सुनवाई नहीं करता। 10 महीने से ये संवैधानिक संस्था जो अपने आप को निष्पक्ष कहती है, उन्होंने विपक्ष पार्टियों से मिलने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ शिकायतों पर भी कार्रवाई करेगा। हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियां ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम होती तो चुनाव में ऐसा भ्रष्टाचार न होने पाता। इमरान खान ने कहा कि अगर आज ईवीएम होती तो 1 घंटे के अंदर मतदान में गड़बड़ियों के सारे मुद्दे सुलझा लिए जाते। इमरान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग, कुछ राजनीतिक दल और फौज ने पाकिस्तान में ईवीएम लाने की योजना को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग को घेरते हुए इमरान खान ने आम चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाया। इमरान खान ने जनता के जनादेश को चुराने वालों पर देशद्रोह की कार्रवाई करने की भी मांग की है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 2 जून को वोटों की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतगणना 4 जून की जगह अब 2 जून को होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी चंदे से जुड़े नए आंकड़े साझा किए हैं। ये आंकड़े राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में सौंपे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया था। बीजेपी को कुल 6,986 करोड़ और कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर रोहिणी को उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व नेता और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। जी न्यूज़।